हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कालचक्र इतिहास की यात्रा में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मौर्य साम्राज्य। इस मौर्य साम्राज्य को लेकर हमारे 3 वीडियो हैं वो आ चुके हैं, अर्थात 3 भाग हैं वो इसके आ चुके हैं। आज है वो चौथा भाग होगा इसका। अब आज जो हम इस टॉपिक पे पढ़ेंगे वो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, व्यापार, समाज और धर्म के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, कोई भी साम्राज्य बिना सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के स्थिर नहीं रह सकता। मौर्य साम्राज्य अखिल भारतीय स्तर का एक साम्राज्य था जो बहुत ही विस्तृत था। इतने बड़े साम्राज्य को बिना मजबूत अर्थव्यवस्था के चलाया नहीं जा सकता है। हमने मौर्यकालीन जो प्रशासनिक तंत्र देखा उसमें भी बहुत सारे ऐसे अधिकारी जिन्हें तीर्थ और अध्यक्ष कहा जाता था वो देखें, जिनके जो काम थे वो कोई जंगल संबंधित था, खान, व्यापार, कृषि भूमि, इस तरीके के व्यापारी इस तरीके के जो अधिकारी और मंत्री हुआ करते थे, उनका जो काम था वो अर्थव्यवस्था को मजबूती देना था ताकि अर्थव्यवस्था है वो मजबूत रहे और यही मजबूत अर्थव्यवस्था है वो विस्तृत राज्य का आधार बने। तो हम मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था पर आते हैं। उस वक्त की जो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था थी उसके 3 हिस्से हम कर सकते हैं: कृषि, पशुपालन और वाणिज्य। यह तीनों मिलकर वार्ता कहे जाते थे। वार्ता, इनको वार्ता कहा जाता था। इस वार्ता शब्द का जो उल्लेख है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें देखने को मिलता है। एक बात आप ध्यान रखना कि मौर्यकालीन जो चाहे प्रशासनिक तंत्र हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे व्यापार वाणिज्य हो या समाज हो, उसके बारे में हमारी जो जानकारी है उसका जो स्रोत है उसमें सबसे मुख्य जो स्रोत है वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र ही है। तो अतः हमें मौर्यकालीन जो जानकारी है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर हम निर्भर रहकर ही प्राप्त करते हैं। ये एक मुख्य स्रोत है, हालांकि स्रोत और भी हैं। तो जो वार्ता है उसमें कृषि, पशुपालन और व्यापार वाणिज्य है वो आता था। यह कृषि, पशुपालन, व्यापार वाणिज्य है वो जो नागरिक हुआ करते थे मौर्य साम्राज्य के वो भी करते थे, और कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिनका जो संचालन है वो राजकीय स्तर पर होता था। जैसे खानों के लिए मौर्य साम्राज्य के भूगोल में जितनी भी खाने हैं उनके लिए आक्राध्यक्ष नाम का एक अधिकारी होता था, अध्यक्ष होता था। जैसे वन के लिए आट्विक नाम का एक मंत्री होता था जिसे तीर्थ कहा जाता था। जैसे जो राजकीय कृषि भूमि होती थी उसके लिए शीताध्यक्ष होता था। तो इस तरीके से राज्य के भी आय के बहुत सारे जो स्रोत हैं वो कृषि और व्यापार वाणिज्य से प्राप्त होते थे। भूमि जो होती थी वो राज्य की मानी जाती थी। अब जो कर हैं उसमें हम बहुत सारे जो कर हैं वो मौर्य साम्राज्य में देखने को मिलते हैं। मौर्य साम्राज्य में राजस्व की एक विस्तृत प्रणाली है वो हमें देखने को मिलती है। राजस्व के विभिन्न स्रोत हैं वो जो राज्य प्राप्त करता था वो हमें देखने को मिलता है। तो इसमें एक कर जो होता था, जो राजस्व मिलता था राज्य को,
वो होता था सीता से प्राप्त, अर्थात राजकीय जो कृषि भूमि होती थी उससे जो प्राप्त होता था वो सीता कहा जाता था। यह राजकीय कृषि भूमि है, वो सीधे राज्य के अंतर्गत आती थी, यानी राजकीय प्रॉपर्टी है या संपत्ति है वो मानी जाती थी, और इसकी देखरेख है वो सीताध्यक्ष नाम का जो अधिकारी होता था वो करता था। फिर एक जो कर है वो भाग कहा जाता था। यह जो कृषक लोग होते थे जो अपनी भूमि पर कृषि करते थे उनसे यह कर है वो लिया जाता था, जिसको भाग कहा जाता था। एक भोग होता था जो कि राजा को जो वन प्रदेशों में रहने वाले लोग थे या पशुपालन करने वाले लोग थे वो भेजा करते थे। जैसे पशुपालन करने वाले जो लोग थे वो दूध दही के रूप में, जैसे वन प्रदेशों में रहने वाले हैं वो फल फूल सब्जियों के रूप में जो राज्य को देते थे वो भोग की श्रेणी में आता था। यह ऐसा कर होता था जो जल्द नष्ट होने वाला है, जैसे फल हैं या फूल हैं, ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते हैं। तो इस तरीके के जो होते थे वो भोग में आते थे। एक आयात कर हुआ करता था। आयात और निर्यात कर है वो हुआ करते थे। आयात कर को प्रवेश्य कहा जाता था, प्रवेश्य आयात कर को कहा जाता था, और निष्क्राम्य ये निर्यात कर को कहा जाता था। फिर एक बलि होता था जो एक विशेष प्रकार का भूमि कर होता था जिसको बलि कहा जाता था। फिर एक सेतु कर होता था। यह कर उन कृषि भूमियों से प्राप्त किया जाता था जिनके लिए सिंचाई की जो व्यवस्था है वो राज्य अपने स्तर पर करता था। तो ऐसी भूमि जो सिंचाई प्राप्त करती थी उससे जो कर लिया जाता था वो लगभग 50% हो जाता था, जबकि बिना सिंचाई वाली जो भूमि थी वहां से जो भूमि कर लिया जाता था वो 1/6 हुआ करता था, अर्थात 17% के आसपास हुआ करता था। प्रणय एक और कर होता था जो कि इमरजेंसी कर है वो, आपातकालीन कर है वो हुआ करता था। ये इस तरीके से मौर्य साम्राज्य में जो मुख्य मुख्य है वो कर ये हुआ करते थे। फिर उसके बाद में सड़क है, जो बंदरगाह है वगैरह, उन पर जो टैक्स लिए जाते थे उनको राष्ट्र कहा जाता था, उनको राष्ट्र कहा जाता था। इस तरीके से हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य में हमें करों की एक विस्तृत सूची है वो मिलती है। आगे बात करते हैं सिंचाई की। तो चाणक्य के अर्थशास्त्र में हमें देखने को मिलता है, वहां शब्द आता है, एक आता है कृष्ट जो जुती हुई भूमि के लिए आता है, एक आता है अकृष्ट, अकृष्ट जो बिना जुती हुई भूमि होती है। कृष्ट है वो जुती हुई भूमि, अकृष्ट है वो बिना जुती हुई भूमि। अदेव मात्रक एक शब्द आता है अदेव मात्रक, यह वो भूमि होती थी जिस पर बिना सिंचाई के भी फसल है वो हो जाती थी। अब एक भूमि वो होती थी जिस पर राज्य है वो सिंचाई की व्यवस्था है वो करता था। हमें सौराष्ट्र प्रांत में जूनागढ़ अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि वहां सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उनके गवर्नर जो था पुष्यगुप्त नाम का एक वैश्य था, जो कि उस वक्त का वहां का गवर्नर था।
उसने सुदर्शन नामक झील का निर्माण है वो गुजरात के सौराष्ट्र नामक जगह पर करवाया। और यह सुदर्शन झील है वो सिंचाई के लिए पानी है वो उपलब्ध करवाती थी। इस तरीके से बहुत जगहों पर झीलों का, तालाबों का निर्माण जो है वो राज्य की तरफ से किया गया होगा। यह सुदर्शन झील है वो इसका एक अच्छा उदाहरण है वो माना जाता है। और जहां सिंचाई होती थी वहां से राज्य को है एक अच्छा कर है वो मिलता था। फिर आते हैं मुद्रा पर, जो कि अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। मुद्रा अर्थात सिक्के, सिक्के जो जारी करने का काम है वो करता था लक्षणाध्यक्ष, वो करता था लक्षणाध्यक्ष। एक शब्द आता है मुद्राध्यक्ष, वहां आप ध्यान रखना, मुद्राध्यक्ष जो होता था वो पासपोर्ट जारी करता था, जबकि लक्षणाध्यक्ष है वो सिक्के जारी करता था। मौर्य साम्राज्य में जो महत्वपूर्ण सिक्के माने जाते थे वो होते थे पंचमार्क सिक्के या आहत सिक्के, जिनको आहत सिक्के कहा जाता है या पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता है। ये चांदी के सिक्के हुआ करते थे और इन पर अर्धचंद्र, मछली, सांड, पेड़ वगैरह के जो चित्र हैं वो ढाले जाते थे। हमें कुछ सिक्के हैं वो मौर्य काल में हमें मिलते हैं, उसमें एक है वो है कारशापण। यह चांदी का सिक्का हुआ करता था जिसका जो भार है वो 3/4 तोले का हुआ करता था। यह मौर्य साम्राज्य का अति महत्वपूर्ण सिक्का हुआ करता था जिसे कारशापण कहा जाता है। इसका दूसरा नाम इसको पण भी कहा जाता था, औण और धरण भी कहा जाता था। ये एक ही सिक्के के नाम है। एक सिक्का हुआ करता था जिसका नाम होता था सुवर्ण, जैसा कि नाम से ही विदित है यह सोने का सिक्का था। फिर 2 तांबे के सिक्कों का जिक्र भी आता है जिनका नाम है मासक और कांकणी। मासक और कांकणी ये तांबे के सिक्के हैं वो हुआ करते थे। सिक्के ढालने का जो काम है वो मुख्यतः राज्य का होता था, लेकिन लोग हैं वो भी सिक्के ढाल सकते थे। उसके लिए उनको राज्य से परमिशन लेनी पड़ती थी और कुछ पैसा है या धन है वो राज्य को जमा करवाना पड़ता था। व्यापारियों ने अपने आप को श्रेणियों में ढाल रखा था या श्रेणियों में संगठित कर रखा था। ये श्रेणियां जो होती थी वो व्यापारिक संगठन, एक तरीके से संस्था होती थी जो व्यापार को संचालित करते थे। इन श्रेणियों के भी अपने न्यायालय तक हुआ करते थे और ये लंबी दूरी के व्यापार भी करते थे जिनमें बहुत सारी बैलगाड़ियां हैं वो चलती थी और कारवे की तरह चला जाता था और उसका जो मुखिया होता था उसको सार्थवाह कहा जाता था। जो कारवे का मुखिया होता था उसको सार्थवाह कहा जाता था। यह तो हो गई मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। अब आते हैं मौर्यकालीन व्यापार पर। मौर्यकालीन जो व्यापार है वो बड़े स्तर पर या बड़े पैमाने पर हुआ करता था। यह अंतर्देशीय और विदेशी व्यापार के रूप में भी हुआ करता था। यह जो व्यापार है वो जल और स्थल मार्ग और उसी के साथ साथ समुद्री मार्ग तीनों से हुआ करता था। एक जो
अधिकारी का नाम है वो यूनानी इतिहासकार बताते हैं, उसमें एक नाम आता है एग्रोनोमी। यह एग्रोनोमी जो अधिकारी हुआ करता था वो व्यापारिक मार्गों की देखरेख करता था और एक निश्चित दूरी पर स्तंभ लगाता था जो कि 10 स्टेडिया हुआ करती थी। 10 स्टेडिया की एक निश्चित दूरी पर वो स्तंभ लगाता था, जैसे कि वर्तमान में माइलस्टोन होते हैं जो किलोमीटर के पत्थर हमें एक एक किलोमीटर पर मार्गों पर देखने को मिलते हैं, वैसे ही पत्थर हैं वो उस वक्त भी स्थापित किए जाते थे 10 स्टेडिया की दूरी पर, जिसको एग्रोनोमी है उस अधिकारी की देखरेख में होते थे। स्टेडिया, एक स्टेडिया आज के लगभग 2 किलोमीटर के बराबर है वो बैठता है। आगे व्यापार मार्ग की बात करते हैं। तो जो व्यापार मार्ग थे वो बड़े विस्तृत हुआ करते थे, जैसे कि एक उत्तरापथ का व्यापार मार्ग था जो कि पुष्कलावती से पाटलिपुत्र तक आता था। एक जो मार्ग था वो भृगुकच्छ जो कि उस वक्त का बंदरगाह हुआ करता था, उस वक्त का बंदरगाह हुआ करता था। उस भृगुकच्छ से मथुरा की तरफ जाता था। एक जो मार्ग था वो प्रतिष्ठान, यहां से श्रावस्ती की तरफ है वो जाता था। इस प्रतिष्ठान से, जो कि गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित था, वहां से श्रावस्ती तक जाने वाले मार्ग को कौटिल्य ने सबसे लाभकारी मार्ग है वो कहा है, क्योंकि यहां से दक्षिण भारत से जो भी सोना है, माणिक्य है, मुक्ता है और जो मसाले हैं वो उत्तर की तरफ है वो जाते थे। इस तरीके से पूरा जो साम्राज्य है वो बहुत सारे व्यापारिक मार्गों के जाल के रूप में फैला हुआ था। फिर बंदरगाह की बात करें तो 3 बंदरगाहों का हमें उल्लेख है वो मिलता है, जिनमें एक यहां पर था जिसका नाम था ताम्रलिप्ति। यह मौर्य काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है वो माना जाता था। एक भृगुकच्छ था, यह भृगुकच्छ वर्तमान का जो गुजरात में भड़ोच है उसे कहा जाता था, और एक यहां पर सोपारा था, यह भी महत्वपूर्ण बंदरगाह है वो माना जाता था। इन बंदरगाहों से हमें यह ज्ञात होता है कि जो मौर्यकालीन साम्राज्य है उनके जो व्यापारिक संबंध हैं वो दूरस्थ प्रदेशों और विदेशों तक थे, जिनमें फारस है, यूनान है, रोम है, उनसे इनके व्यापारिक संबंध है वो हुआ करते थे। व्यापारिक संबंधों के बारे में हमें जानकारी यह भी मिलती है कि जो सीरिया का शासक था एंटियोकस, जो कि सेल्यूकस के साथ में उसका संयुक्त शासन था, उसने अपने साम्राज्य में भारतीय मानक के सिक्के हैं वो प्रचलित करवाए, अर्थात उनको मान्यता दी, ताकि भारत के साथ हैं उनके जो व्यापार हैं वो बढ़े और व्यापारिक घनिष्ठता है वो बढ़े। एक मिस्र का शासक था जिसका नाम है टालमी फिलाडेल्फस। उसने भारत से व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए लाल सागर में एक बर्निस नाम के बंदरगाह की भी स्थापना की। लाल सागर पर बर्निस नाम के एक बंदरगाह की स्थापना है वो टालमी फिलाडेल्फस ने भारत से व्यापार बढ़ाने के लिए की। इस तरीके से जो व्यापार है वो भारत का है वो विदेशों से बड़ी मात्रा में होता था।
जो आंतरिक व्यापार है वो भी बड़े सुगम तरीके से स्थल और जल मार्ग दोनों से हुआ करता था। स्थल मार्ग से जो व्यापार हुआ करता था वो बैलगाड़ियों के माध्यम से हुआ करता था, जो संगठन में चलते थे। बड़ी संख्या में बैलगाड़ियां होती थी और उनके साथ में पूरा का पूरा कारवां चलता था, और उनका जो मुखिया होता था उसको सारथवाह कहा जाता था। व्यापार श्रेणीबद्ध हुआ करता था, और व्यापार का एक जो मार्ग था वो जल मार्ग भी था। जो भारतीय उपमहाद्वीप में जो नदी तंत्र हैं उनमें जो मुख्य नदियां हैं और उनके साथ साथ में उनकी जो सहायक नदियां हैं वो नदी मार्ग का जो है मार्ग प्रशस्त करती थी, अर्थात वो नदी मार्ग के रूप में उनका उपयोग है वो उस वक्त के व्यापारी है वो करते थे, जिनमें गंगा, यमुना, सोन, इस तरीके की बहुत सारी जो नदियां हैं वो आती थी। आगे हम बात करते हैं मौर्यकालीन समाज की। मौर्यकालीन जो समाज था वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, या जिसे वर्णाश्रम व्यवस्था कह सकते हैं। वर्ण 4 हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और सभी वर्णों के अपने अपने जो कार्य हैं वो मुख्य रूप से निर्धारित हो रखे हैं। तो जो मौर्यकालीन जो समाज था वो वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित था। राजा का यह कर्तव्य माना जाता था कि वो वर्णाश्रम व्यवस्था को है वो बनाए रखें। इसमें जो शूद्र थे उनकी जो स्थिति है वो भी अच्छी बताई गई है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। उनको वार्ता का अधिकार था। वार्ता अर्थात कृषि, पशुपालन और व्यापार वाणिज्य, इसके साथ साथ में सेवा वृत्ति भी वो करते थे। उनको संपत्ति रखने का भी अधिकार था। उनको कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आर्य कहा गया है। और जो सेना होती थी उसमें चारों वर्णों के जो लोग हैं वो शामिल हो सकते थे। मेगास्थनीज जो है उसने भारतीय समाज को, मौर्यकालीन भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा है। मेगास्थनीज आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में सेल्यूकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और यह भारत में 14 साल तक रहा था। हालांकि मेगास्थनीज विदेशी होने के कारण उसकी भारतीय समाज और संस्कृति और यहाँ के रीति रिवाजों के बारे में ज्यादा उसकी समझ नहीं थी, इसलिए उसने जिस किसी को जिस काम में लगा हुआ देखा उसके आधार पर भारतीय समाज को 7 जातियों में है वो बांट दिया। जैसे कि जो ऋषि मुनिगण जो होते थे उनके लिए उसने दार्शनिक जो शब्द है वो यूज किया, अर्थात उसने एक श्रेणी वो बना दी जो ऋषि मुनि या साधु सन्यासी होते थे जिनको दार्शनिक कह दिया उसने। एक समूह वो था जो खेती करता था, उनको किसान कहा गया। फिर राज दरबारी जो लोग होते थे, जो सरकारी बड़े अधिकारी और कर्मचारी होते थे, मंत्री महामात्य होते थे, अध्यक्ष जो होते थे, उनके लिए उसने सभासद जो शब्द है वो प्रयोग किया। तो इस तरीके से उसने समाज को है वो 7 भागों में बांटा। किसने? मेगास्थनीज ने। फिर बात आती है स्त्रियों की। स्त्रियों की जो दशा है वो मौर्य काल में अच्छी थी। उन्हें नियोग और पुनर्विवाह की अनुमति थी। वो तलाक ले सकती थी जिसे विवाह विच्छेद कहा जाता है, और उसके लिए तलाक के लिए जो चाणक्य है उसने अर्थशास्त्र में जिस शब्द का प्रयोग किया है वो शब्द है मोक्ष। तो स्त्रियों को तलाक का भी अधिकार था।
संभ्रांत घर की जो स्त्रियां थी, जो बाहर नहीं निकलती थी ज्यादातर, उन्हें अनिष्कासिनी भी कहा गया है। फिर बात आती है गणिका। गणिका वे स्त्रियां थी जो वेश्यावृत्ति और साथ साथ में कला को पनपाने के लिए, चाहे वो संगीत कला हो, नृत्य कला हो, चित्रकला हो, उसको पनपने के लिए जो अनुकूल स्थिति है वो प्रदान करती थी, और उसके साथ साथ में वेश्यावृत्ति का भी जो काम करती थी, उनको गणिका कहा गया है। जो स्वतंत्र रूप से गणिका का काम करती थी उनको रूपा जीवा कहा जाता था, उनको रूपा जीवा कहा जाता था। और इन गणिकाओं के लिए, गणिकाओं की देखरेख के लिए, क्योंकि गणिका भी राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करती थी, इनकी देखरेख के लिए राज्य में गणिकाध्यक्ष नाम का एक अधिकारी हुआ करता था, जो इनकी देखरेख करता था और इनसे जो टैक्स वगैरह है वो वसूली करता था। और इसके साथ में नट, गायक, नर्तक, यह भी एक वर्ग था जो कि गांव या नगर से बाहर रहते थे। उनको नगर या गांव में प्रवेश का अधिकार है वो नहीं होता था, और उनको पुरुष जो होते थे नट, गायक, नर्तक, उनको रंगोपजीवी और जो स्त्रियां होती थी उनको रंगोपजीवनी कहा जाता था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र सती प्रथा के बारे में नहीं कहता है, या सती प्रथा का जो वर्णन है वो नहीं करता है, लेकिन हमें तत्कालीन स्रोतों से यह पता चलता है कि पश्चिमोत्तर वाला जो हिस्सा था वहां सैनिकों की जो स्त्रियां हुआ करती थी वो अक्सर सती हैं, वो हो जाया करती थी। दास, मौर्यकालीन समाज में दास भी हुआ करते थे। हालांकि मेगास्थनीज है वो यह कहता है कि मौर्यकालीन समाज में दास नहीं होते थे, क्योंकि दासों के साथ में इतना अच्छा व्यवहार किया जाता था समाज के अन्य लोगों द्वारा कि मेगास्थनीज को यह पता ही नहीं चला या यह महसूस भी नहीं हुआ कि दास है वो भी हुआ करते थे, क्योंकि दास को अपनी स्वतंत्र संपत्ति रखने का भी अधिकार होता था। दास दासत्व से मुक्त भी हो सकते थे। इन दासों का जो ज्यादातर उपयोग है वो कृषि कार्य में किया जाता था। तो यह मौर्यकालीन समाज का जो ढांचा है वो आपके सामने रखा। फिर बात आती है धर्म की। मौर्यकालीन धर्म, मौर्यकालीन जो धर्म है वो जो प्रमुख धर्म था वो वैदिक धर्म था, वो वैदिक धर्म था। जो ब्राह्मण हुआ करते थे वो यज्ञ या यज्ञों का आयोजन और वेद पाठ किया करते थे, और साथ में वेद है वो छात्रों को पढ़ाया करते थे। इसके अलावा जैसे कि बौद्ध और जैन धर्म है वो भी मौर्य काल में अपने पनपने का जो उनका स्तर है वो भी काफी अच्छा था। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य हैं, उन्होंने जैन धर्म को अंगीकार किया और जैन धर्म को उत्प्रेरक के रूप में उन्होंने काम भी किया। सम्राट जो अशोक हैं वो उन्होंने बौद्ध धर्म को अंगीकार किया, और बौद्ध धर्म के लिए जो काम सम्राट अशोक ने किया ऐसा काम शायद ही भारतीय इतिहास में किसी शासक ने किया हो। सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपना पूरा जो समय है और अपनी ऊर्जा है वो लगाई, और इसके साथ साथ में सम्राट अशोक ने विदेशों में, दूसरे देशों में भी धर्म प्रचार के लिए बौद्ध भिक्षुओं को भेजा, और अपने पुत्र और पुत्री तक को भी, अर्थात महेंद्र और संघमित्रा जो उनके पुत्र और पुत्री थे उनको भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में भेजा।
एक संप्रदाय उस वक्त जो महत्वपूर्ण था वो था आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय का जो मानने वाला था वो सम्राट बिंदुसार था, जो कि सम्राट अशोक का पिता था। वो आजीवक संप्रदाय को मानता था। सम्राट अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए या आजीवक संप्रदाय के जो लोग थे उनके लिए गया के पास बराबर नामक जगह पर, गया के पास एक जगह है बराबर, वहां पर पहाड़ों को काटकर कुछ गुफाएं बनाई। उन गुफाओं का नाम जैसे सुदामा है, विश्व झोपड़ी है, कर्ण चौपार, ये नाम थे। वो गुफाएं हैं वो बनाई। और अशोक के पुत्र दशरथ ने नागार्जुनी गुफाएं हैं वो आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए बनाई। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य है वो विभिन्न संप्रदाय और धर्मों के लिए एक उर्वर भूमि का काम है वो भी कर रहा था। आज का जो आपका टॉपिक है वो यही समाप्त होता है। धन्यवाद।